नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से करे होंगे। देखिए आज बेसिकली क्या है, आज हमारे पास 16 अगस्त है और 15 अगस्त बीत चुका है, यानी कि अब जो है स्वतंत्रता दिवस बीत चुका है। समय आपके पास बहुत ही कम शेष बचा हुआ है और आप लोग पढ़ाई को अच्छे से तरीके से करते रहिए और अगले वर्ष तक ये कोशिश करिए कि अगर अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस आए तो आप अपने इन संघर्षों से जो अभी आप कर रहे हैं स्वतंत्र हो जाएं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अगले साल आपको आजादी चाहिए। किससे? अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, और आपके पास जो कुछ भी दिक्कतें हों उन सभी दिक्कतों से आपको स्वतंत्रता चाहिए। तो अगले वर्ष जब भी 15 अगस्त आए तो आप ये मन में ठान लीजिए कि अगले वर्ष जब स्वतंत्रता दिवस आएगा तो उस समय तक आप अपने संघर्षों से स्वतंत्रता पा चुके होंगे, अर्थात आप कामयाबी को हासिल कर चुके होंगे। तो इस वर्ष ये प्रण लीजिए, ये व्रत लीजिए कि हमें अगले वर्ष तक हर हाल में जो है कामयाब होना है। और ये मेरी आप सभी लोगों को क्या है, शुभकामना है। मेरा सपोर्ट आपके साथ है। कभी कोई समस्या होती है निसंकोच होकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत है हम उसका निदान जरूर देंगे आपको। खैर आइए हम लोग बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले हम लोग फटाफट लास्ट डे का रिवीजन करेंगे और उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका बेनिफिट मिलता है। खासकर पीसीएस और आरओआर वाले अभ्यर्थियों को वीडियो जरूर भेजिएगा। और ये करंट अफेयर्स आपको न सिर्फ यूपी पीसीएस आरओआर के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं फटाफट। लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट डे हमने पढ़ा था कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है। और ये हमने आपसे कहा था कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो व्यक्ति हैं, कौन है? वो है अमन सहरावत। मात्र 21 ईयर के जो है इनकी एज है और अपने आप पे इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजों के 109 किस्मों का विमोचन किया गया है। और विमोचन कहां पर किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां पर भाई साहब? तो नई दिल्ली में पूसा में। और यह प्रश्न पूछता है आपसे कि पूसा कहां पर स्थित है, आप बताइएगा। नई दिल्ली में स्थित है। और हमने आपसे कल कहा था कि आप लोग पूसा की स्थापना कब हुई थी, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त। और साथ ही साथ में हमने आपसे एक प्रश्न कहा था कि हमने कराया भी था, हमने कहा था कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? 1992। कब? 1992। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, जो कई सारे प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो आज आपके पास पहला टास्क मैं आपको देता हूं। टास्क पहला क्या है कि जितने भी 4, 5, 6 जो डे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उन सारे प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है? रेडी कर लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, और 2-4 प्रोजेक्ट और हैं। इनसे एक ना एक प्रश्न हर साल लगभग पूछता है। तो ये 5-6 जो प्रोजेक्ट हैं इन्हीं से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है कब? मालदीव में, याद रखिएगा। और यूपीआई से एक प्रश्न मैंने फिर से बता दे रहा हूं कि यूपीआई से टैक्स पेमेंट की जो लिमिट थी वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई, यानी कि 5 लाख कर दी गई है। कई दिन हमने आपको ये प्रश्न बताया है। इसके अलावा सेंट मार्टिन आइलैंड कहां पर अवस्थित है? बांग्लादेश में है। और सेंट मार्टिन आइलैंड कहां के बारे में हमने आपको जो है एक आर्टिकल कराया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, 2-3 दिन हमने, यानी कि हमने जो है शायद 13 अगस्त को हमने ये आर्टिकल कराया है। ये वीडियो आप लोग प्लीज देखिएगा कि दरअसल सेंट मार्टिन आइलैंड जो है इसका विवाद क्या है। ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज आप उसको देखिएगा। इसके अलावा 13 अगस्त या 14 अगस्त को ही जो है हमारी एनवायरमेंट की क्लास बायोडायवर्सिटी वाली आई थी जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमने कराए हैं, उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में 15 अगस्त को भी ये क्लास हमारी रिलीज हुई है। 15 अगस्त वाली भी हमारी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए, जो कि आपके यूपी पीसीएस और आरओआर के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी आपको बताया था। साथ ही में हमने बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो
तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? वो है आपकी रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। कई बार आपके एग्जाम में जो महत्वपूर्ण जो आयोग होते हैं उन आयोगों के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको उन अध्यक्षों के जो आयोग होते हैं उन आयोगों के अध्यक्षों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया? तो वो किया लद्दाख में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण दरअसल आयोजित किया जा रहा है? तो ये वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण ये आयोजित किया जा रहा है। और पहली बार हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? आप बताइएगा। वर्ष 2022 में, फिर 2023 में और फिर 2024 में, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया थर्ड नंबर का, राइट। और आपको पता होगा कि हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया गया उसके लिए दरअसल जो आपका झंडा जो अधिनियम था उसमें जो है 2000 जो झंडा अधिनियम था उसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि अब हमने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताइए विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने डिटेल्स में अपने आंसर को दिया था उनको भी मेरी तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं कि आपका चयन अंतिम रूप से सुनिश्चित हो सके। तो चलिए, तो विश्व हाथी दिवस बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं आज के परीक्षा के जो मुख्य जो प्रश्न है, यानी करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में संपन्न होगा? ठीक है, ये युद्धाभ्यास है क्या? मित्र शक्ति, इसको याद रखिएगा। पूछा है कि कौन से दो देश हैं जिनके मध्य में ये युद्धाभ्यास होगा। आपके सामने ऑप्शन है भारत श्रीलंका, भारत ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नेपाल, भारत भूटान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो बेसिकली आपके भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित हो रहा है, याद रखिएगा इसको। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या? मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। अब देखो मित्र शक्ति किससे, याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, पड़ोसी देश कौन सा? श्रीलंका है। और श्रीलंका क्या है? भारत का मित्रवत संबंध है, एक तरीके से पड़ोसी के साथ में इसका मित्रवत संबंध भी है। तो श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह श्रीलंका के मदुरोया में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा यह वर्ष 2024 में 10वां संस्करण है। तो आपके परीक्षा में प्रश्न यही पूछ सकता है कि जो मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास हो रहा है वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण है? आप बताइएगा। 10वां संस्करण है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ सकता है कि 2024 में तो 10वां संस्करण है, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो पिछला संस्करण था वो कहां पर आयोजित हुआ था? तो आप बताइएगा कि इसका पिछला संस्करण वर्ष 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था, यानी कि ये बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इस साल क्या हुआ है? 24 में श्रीलंका में हो रहा है, तो अगली बार फिर से भारत में होगा। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा यह 12 से लेकर के 25 अगस्त के मध्य में आयोजित होगा। कई बार क्या होता है डेट भी पूछ लेता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे जो है इसमें न्यूज में फैक्चुअल डेटा आपके पास क्या क्या आएगा, तो आप बताइएगा पहला डेटा क्या आएगा? पहला डेटा आपके पास आएगा कि यह 12 से लेकर 25 अगस्त के मध्य में आयोजित हो रहा है, एक पॉइंट। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में कहां पर? पुणे में। इसके अलावा ये वर्ष 2024 में कहां पर हो रहा है? श्रीलंका के मदुरैया में। और किन दो देशों के मध्य में हो रहा है? बताइएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा अभ्यास? मित्र शक्ति। इतने सारे फैक्चुअल डेटा आपके पास इससे आगे हैं। एक फैक्ट और बच जाता है कि वर्ष 2024 में संस्करण कौन सा है? तो ये है 2024 में 10वां संस्करण है। इसको हमने हाईलाइट आज इसलिए किया है कि ताकि आप देखें कि जो मैं व्याख्या देखता हूं कितने प्रश्न आपके बनते हैं। जो आप लोग कहते रहते हो कि सर प्रश्नों की संख्या कम है, कम नहीं रहती भाई साहब, इतने सारे फैक्ट आपके पास आ गए हैं। यानी कि अगर वहां से काउंट करेंगे तो 1 फैक्ट, 2 फैक्ट, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं व्याख्या जो कराता हूं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराता हूं, जिस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए व्याख्या को बिल्कुल भी आप लोग नेग्लेक्ट मत करिएगा। यानी कि एक प्रश्न तो हमने करा ही दिया, साथ साथ में आपके 4-5 प्रश्न और आपके यहां पर और रेडी हो रहे हैं। ये है व्याख्या क्या? व्याख्या का इंपॉर्टेंस, राइट, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब और भी पॉइंट यहां पर एड ऑन किए गए हैं हमने, यानी कि यह श्रीलंका द्वारा किया जाने वाला
सबसे बड़ा द्विपक्षीय अभ्यास है। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, ठीक है, तो यह अभ्यास अर्ध शहरी इलाकों में विद्रोह को रोकने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, कूट के फॉर्म में कई बार पूछ सकता है आपके। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा महा भूकंप की चेतावनी दी गई है? यानी कि एक बहुत बड़ा जो है भूकंप आ सकता है, ऐसी चेतावनी किस देश के द्वारा दी गई है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के द्वारा, बी जापान के द्वारा, सी रूस के द्वारा, डी भारत के द्वारा। तो अगर आप इन ऑप्शंस पर नजर दौड़ाएंगे, ठीक है, अगर आपको एलिमिनेट करना हो कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये प्रश्न है और आपको इसका उत्तर नहीं आता है, तो अगर आप दिमाग आपको लगाना है कि यार इसका उत्तर क्या होगा, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक की अगर बात करें तो भूकंपों की सबसे ज्यादा कहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं बेसिकली वो आपके जापान में आते हैं, फिर उसके बाद नेपाल, भारत वगैरह आते हैं। तो तुरंत आप उत्तर लगाएंगे फट से, क्या? जापान, क्योंकि पता है रूस नहीं होगा, अमेरिका भी नहीं होगा, भारत हो सकता है, जापान हो सकता है, लेकिन भारत से ज्यादा कहां पर आता है? जापान में आता है, इसलिए राइट आंसर जापान हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को आप वहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में जापान द्वारा महाकुंभ की चेतावनी दी गई है। चेतावनी में नानकाई द्वीप में तेज भूकंप और सुनामी चेतावनी दी गई। कहां पर? नानकाई द्वीप में। तो अब नानकाई द्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नानकाई गर्त क्या है? ठीक है, ये टोक्यो के पश्चिम में शिजुओका से क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे तक 800 किलोमीटर की समुद्री तली गर्त है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा कि बेसिकली क्या होता है, जापान में बहुत ज्यादा क्या है, भूकंप आते रहते हैं। और जापान क्या है, दरअसल जो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र है उसमें भी सम्मिलित है। आइए देखते हैं थोड़ा सा भूकंप के बारे में, हल्का सा एक दो पॉइंट। तो भूकंप के अगर बारे में बात करें तो क्या होता है, धरती के नीचे क्या होता है, कुछ जो है ऊर्जा इससे निकलती है। क्या होती है? कुछ ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? कुछ ऊर्जा निकलती है बेसिकली, ठीक है। कुछ क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। किसके फॉर्म में निकलती है ऊर्जा? तो ये ऊर्जा निकलती है किसके फॉर्म में? तरंगों के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तरंगों के फॉर्म में। और फिर ये जो है अलग अलग जगहों पर ये क्या होती है, जाने लगती है, ठीक है। अब देखो, जहां से ये भूकंप उत्पन्न होता है नीचे से, धरती के नीचे से, उस स्थान को, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो उस स्थान को जहां से तरंगे निर्मुक्त होती हैं, अर्थात जहां से केंद्र इसका होता है धरती के अंदर, भीतर, धरती के भीतर, उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं उसे? हाइपोसेंटर। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे हम लोग हाइपोसेंटर। क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। भाई साहब इसको याद कर लीजिएगा, क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर, ठीक। ये धरती के नीचे हो गया और ये क्या होगी? आपकी सरफेस हो गई। ये क्या है आपकी? ये इतनी क्या है आपकी? सरफेस है। ये क्या है आपकी? ये है आपकी बेसिकली सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर जहां पर तरंगे जो यहां से निकली हैं, जहां पर सबसे पहले महसूस की जाएंगी, फॉर एग्जांपल माना कि ए पॉइंट पर सबसे पहले तरंगे महसूस की जाएंगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे धरती के ऊपर? इसे बोलेंगे हम लोग एपीसेंटर। क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं एपीसेंटर, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा है कि एपीसेंटर कहां पर होता है, ठीक। तो धरती के नीचे का जो स्थान जहां से ऊर्जा निर्मुक्त होगी उसे बोलेंगे हाइपोसेंटर। और जब तरंगे सबसे पहले ऊपर जहां पर देखी जाएंगी, जहां पर निकलेंगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे एपीसेंटर। और इन तरंगों का जो मापन होता है, ये जो तरंगे हैं, ये क्या हैं? ये तरंगे जो हैं, वेव्स हैं, इन तरंगों को बेसिकली सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, रिक्टर पैमाने पर। तो ये कुछ एक पॉइंट है। बाकी आप लोग भूकंप के बारे में जानते होंगे, पी वेव, एस वेव, एल वेव होती है। और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें कि वैश्विक स्तर में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं, आप कहेंगे कि जो परिप्रशांतीय क्षेत्र है आपका, क्या? परिप्रशांतीय क्षेत्र, परिप्रशांतीय क्षेत्र है, ठीक है, परिप्रशांतीय क्षेत्र है। वहां पर दुनिया के लगभग 80%, 81% भूकंप आते हैं। और वो जो एरिया है वही क्या है? रिंग ऑफ फायर है। क्या है? रिंग ऑफ फायर है। कुछ इस प्रकार का जो है क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है रिंग ऑफ फायर का। और इस रिंग ऑफ फायर में जितने भी कंट्रीज हैं, वो उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपको याद अगर होगा तो एक दिन मैंने करंट अफेयर्स कराते समय इन कंट्रियों के बारे में, यानी कि रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपको हमने बताया था,
ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दिमाग खोल लेना, गोलगप्पे जैसे मत बैठे रहना, फिर कह रहा हूं, ठीक है, नहीं तो ऐसे बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना मैं कराता हूं, जो मैं कराता हूं, भाई साहब प्लीज आप लोग नोट कर लिया करो। कहते कहते मेरा मुंह सूख जाता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भरोसा करो मेरे पर, थोड़ा सा ट्रस्ट करो। मैं जो कहता हूं बस प्लीज आप उस पर मेहनत करो। यकीन मानिएगा, परीक्षा हाल में बैठोगे जिस दिन ना, उस दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा आपको याद आएगा कि हृदय सर ने ये कहा था और वही प्रश्न आए हैं। एक बार बस भरोसा आप करके देखिए मेरे ऊपर, यकीन रखिएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत फायदा मिलेगा। बस शर्त क्या है कि जो कुछ मैं पॉइंट्स नोट कराऊं और कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहूं कि ये टास्क है आपको नोट डाउन करना है, वो आप प्लीज आप नोट डाउन करते रहो। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस भरोसा रखिए, फिर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट हमने बताए समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी हाँ, इसमें से जो है पी बेब, एस बेब, एल बेब क्या होती हैं, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके साथ साथ में भारत में भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको भी आप लोग एक बार जो है कर लीजिए। कई बार आपके बारे जो है भूकंप के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, तो मैप के माध्यम से मैप बनाइएगा भारत का, और वहां पर जो जो क्या कहते हैं एरिया है भूकंप वाले, उनको वहां पर लोकेट कर लीजिएगा। राइट, चलिए ऑक्सफोर्ड का मैप ले लीजिए, प्रैक्टिस वहां पर किया करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखो अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार से एक प्रश्न आपके पॉलिटी में हर हाल में पूछता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब है, ये कब बना है, ये दिवस कब मनाया जाता है, इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है। कई सारे प्रश्न इस यहां से पूछे जाते हैं और यहां पर हम इसको आज हम डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे। तो आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा किस राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। मुख्य सचिव के साथ साथ में जो वहां के पुलिस महानिदेशक हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है, फटाफट आप लोग बताइए। बहुत ही फेमस न्यूज है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में आप लोगों ने डॉक्टर जो मर्डर केस है वो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही विभत्स घटना है और ये किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही दुखदाई होता है कि आज इतने बड़े समाज में इस तरीके से घटनाएं होती हैं। ऐसे दोषियों को मुझे लगता है सीधे तौर पर फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, जो भी इस तरीके के कृत्य करते हैं या उनमें इनकी जो है लिप्तता पाई जाती है, किसी भी तरीके से हो। दोषी चाहे कोई करप्शन करने वाला हो या इस तरीके से जो है घटना करने वाला हो, ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से बख्शने का कोई जो है पॉइंट नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक के माध्यम से मुझे लगता है 10-12 दिन में, महज 10 से 12 दिन के अंदर निर्णय इस पे होना चाहिए और ऑन स्पॉट जो है फांसी की सजा देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो गलत है सो गलत है, कोई जस्टिफिकेशन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए, क्योंकि ये अपने आप में मानव संवेदना को झकझोरने वाली घटनाएं होती हैं। जैसे कुछ टाइम पहले, कुछ वर्ष पहले आप लोगों ने दिल्ली रेप केस सुना होगा, ठीक है। हालांकि उस पर मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी थी, कभी आपको सुनाऊंगा। वो केस भी अपने आप में बहुत ही भयानक था और ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं जो हमें नहीं सुनाई देती हैं। सुनाई हमें वही देती है जहां पर मीडिया कवरेज हो जाती है, जो केस बड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत घटनाएं जो है घटती रहती हैं और आज इंसान की जो संवेदनाएं हैं, जो मूल्य हैं, वो मर चुके हैं, घट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, सदाचार और नैतिकता जैसे पाठों का पढ़ाएं और ऐसे कृत्यों पर कठोर कदम उठाए जाएं और फांसी से कम सजा ऐसे कृत्यों पर नहीं होनी चाहिए। कोई बेल नहीं, कोई जेल नहीं, सीधे ऑन स्पॉट फांसी। वे कड़े शब्दों में बात बोल रहा हूं, लेकिन इसका कानूनी रूप दरअसल यही होगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, रीजन क्या है आपको पता होगा, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर की हत्याकांड पर। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आयोग ने कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर हत्याकांड पर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आपको पता होगा कि दरअसल जो मानवाधिकार आयोग है वो ह्यूमंस राइट यानी कि जो जिसको हम लोग कमीशन बोलते हैं, ये मानवों पर जो भी अत्याचार होते हैं उनके लिए आयोग रिपोर्ट अपनी मांगता है। कई बार निष्क्रिय भी दिखाई देने लगता है आयोग, कई बार जो है एक्टिव रहता है। इस पर भी कई बार जो है कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मुझे लगता है कि जो भी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपने को हमेशा एक्टिव रखें, हमेशा एक्टिव रखें, बजाय इसके कि पॉलिटिक्स हो इस पर और चीजें जो है ना हो सही से। ठीक है, थोड़ा सा मन में क्रोध आता है इन सब चीजों को देख करके, लेकिन क्या कहा जाए,
भारत में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और उनमें सुधार शायद आप जैसे युवा ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर कल को आप किसी अच्छे पद पर जाएंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे या राष्ट्रीय मानवाधिकार या महिला आयोग में अगर आप लोग जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है न्याय करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, त्वरित करेंगे। हो सकता है आप किसी जो है आप हाई कोर्ट के जज बने, हो सकता है आप में से कोई भी लड़का या लड़की हो सकता है आने वाले समय में भारत का मुख्य सचिव या हो सकता है देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सके। तो मेरी शुभकामनाएं आपको इसीलिए हैं कि आप लोग जब भी जिस भी पद पर जाइएगा हमेशा मानव संवेदनाओं को ध्यान में रख करके निर्णय लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मूल्यों को हमेशा जो है तरहीज दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो 10 दिसंबर को दरअसल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष 1993 में पारित हुआ था। ये प्रश्न भी, ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने फैक्ट है ये दरअसल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य निम्न होते हैं। यानी कि जो कमेटी गठित होती है उस कमेटी में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, आइए इसको देखते हैं। उनमें एक होते हैं आपके प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री, तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता, चौथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, पांचवा लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। इतने मेंबर्स होते हैं कमेटी में। ठीक, इसके अलावा यह फैक्ट आपके लिए जानना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसमें क्या हुआ था, 2019 में संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 में जो नियम बना था, अधिनियम बना था, के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो नियम था 1993 में जो बना था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसमें जो अध्यक्षों एवं सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था और अभी 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताएंगे 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु में से जो भी पहले हो। क्या ये आपको याद रहेगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, एक पॉइंट इसमें और भी ऐड हुआ है कि इसके अलावा अब क्या होगा, अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, अर्थात दोबारा उनकी नियुक्ति हो सकती है एक बार कार्यकाल पूरा होने के बाद। जबकि जो 1993 का जो अधिनियम था उसमें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं थी। यह फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या यह पॉइंट याद रहेगा? पूछा जाता है, कान खोल के सुन लेना। ठीक है, इसे निगलेक्ट मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास एक्स तरंग शक्ति, ठीक है, या फिर तरंग शक्ति की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा रही है? मतलब इसको कौन आयोजित कर रहा है? तो इसको आयोजित किया जा रहा है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो युद्ध अभ्यास एक्स तरंग या फिर तरंग शक्ति की मेजबानी भारतीय वायुसेना द्वारा की जा रही है और भारतीय वायुसेना अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्तमान में अपने सबसे बड़े बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन कर रहा है या कर रही है। इसके अलावा इस अभ्यास में लगभग 11 देशों ने भाग लिया और 11 देशों के अलग अलग जो भी क्या कहते हैं उनके यान वगैरह होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिस भारत के द्वारा, जिसमें राफेल, F-18 और यूरोफाइटर सहित विभिन्न प्रकार के विमान इसमें सम्मिलित होंगे। अलग अलग देशों के अलग अलग प्रकार के विमान जो है इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, चलिए, इसके अलावा हाल ही में 6ठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो कैनबरा में, बीजिंग में, नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में दरअसल इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए आज इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में 6ठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा संवाद का आयोजन कैनबरा में किया जा रहा है। कैनबरा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कार्य की संयुक्त सचिव कौन है? सुश्री मुआन पुई
सयावी, याद रखिएगा इस नाम को, ने किया। और अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन है, जो सहायक सचिव हैं, कौन सी, सारा स्टोरी। क्या है, सारा स्टोरी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशिया की पहली सहायक सचिव कौन है, सारा स्टोरी, इन्होंने किया। ठीक है, तो दोनों नामों को आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है किसने जो है उनका क्या किया, मेजबानी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों पक्षों ने समेकित विकास और वैश्विक कल्याण के अनुकूल सुरक्षित समुद्री परिवेश को बनाए रखने के उपायों पर क्या की है, चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा परिवेश, समुद्री सुरक्षा क्षेत्र की जागरूकता, मानवीय सहायता और आपदा राहत समन्वय सहित परस्पर हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया है, याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि ये सब जो चीजें लिखी रहती हैं, ये सब आपके मुख्य परीक्षा में काम आती हैं। ठीक है, कोई भी अगर समझौता होता है, कोई संवाद अगर होता है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आपके मुख्य परीक्षा में क्या होते हैं, काम आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है, ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विनय मोहन क्वात्रा, बी अनिल वैद, सी सुमित अवस्थी या फिर डी विनय मिश्र। क्या होगा इसका सही उत्तर, देखो अच्छा यहां पर लिखा है ना विनय मिश्र, ध्यान देखिएगा, अगर मेल की बात होती है तो मिश्र लिखा जाता है, मिश्रा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना है इस बात को। ठीक है, व्याकरणीय त्रुटि होती है, ऐसे तिवारी त्रिपाठी में भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे, यानी कर लिया है, और वह भारत के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है, श्री क्वात्रा ने तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है। कई बार यह फैक्ट भी पूछ लेता है कि अगर किसी की नियुक्ति होती है तो जो नियुक्ति वर्तमान में जो पाए हैं उनके पहले उन्होंने मतलब किस व्यक्ति का स्थान लिया, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो ये तरनजीत सिंह संधू का भी आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है, उनका निधन हो गया है, और उनका संबंध किसी से था, ऐसा लिख लीजिए, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह शब्द जो उनका है उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो असम के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के या फिर पश्चिम बंगाल के। तो दरअसल जो बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं उनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और बेसिकली वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक पूछ सकते हैं आपसे, तो वर्ष 2000 से लेकर के वर्ष 2011 तक वो पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो। वहां के पॉइंट वही लिख रखा है जो हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, और वर्ष 2000 से 2011 तक वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है कब, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त या फिर 17 अगस्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका 13 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या, 13 अगस्त। ठीक, इसको याद रखिएगा। और ये महत्वपूर्ण है, आपको बता दूं कि विश्व अंगदान दिवस बेसिकली जागरूकता फैलाता है कि आपको अंग दान करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इस बात पर एक्सपायर हो जाते हैं कि उनके पास जो अंग खराब हो जाता है वो नहीं रहता है। तो ठीक है, तो अंगदान दिवस जो है इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसकी रजिस्ट्री पहले से करा सकते हैं। ठीक है, कि जब कल को आपका देहांत होगा, कल को जब आप एक्सपायर होंगे, तो आपके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जा सकें जिसे के पास वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास जो है वो अंग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको पहले से करा सकते हैं। लोग अपनी पूरी बॉडी को भी जो है दान में दे देते हैं, तो वो रजिस्ट्री हो जाती है। जब आपका देहांत होता है तो आपको सूचना देनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है कि जो टीम होती है वो आती है और आपको जो है मतलब एक्सपायर होने के बाद बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो ले जाकर के उनका सदुपयोग कर लिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा मानव कल्याण है। आपके एक अंग से किसी को पूरा जीवन मिलता है, अपने आप में सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। जैसे ब्लड जो डोनेट करते हैं वो पुण्य का कार्य होता है,
ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दरअसल ये कार्य भी होता है। ठीक है, तो इस पे आप लोग थोड़ा जागरूक रहिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वर्ष 1954 में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, उद्देश्य अंगदान करने हेतु लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त को क्या होता है? 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। देखो, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। ठीक, इसके अलावा 5 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस हमने आपको कराया था, आपको याद होगा। इसके अलावा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को ही इंपॉर्टेंट है क्या? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और साथ ही साथ में विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, इसके अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो डे हैं आपके लिए क्या हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब आपके लिए आज का सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। और यह प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाए आपसे। प्रश्न क्या है कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, कि अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने। ए महबूब उल हक के द्वारा, या बी एम एस स्वामीनाथन, या सी वर्गीज कुरियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे अपनी कॉपी में लिखना होता है। प्रश्न क्या है कि सेंट मार्टिन आइलैंड विवाद क्या है और वैश्विक स्तर पर इसके राजनीतिक भू राजनीतिक महत्व पर क्या करें? टिप्पणी करें या चर्चा करें। यह प्रश्न आप लोग लिखिएगा। जो हमने आर्टिकल कराया था सेंट मार्टिन आइलैंड पर, उस पर भी हमने यही प्रश्न दिया था। मुझे उम्मीद है कि वो लोग आर्टिकल आप लोग देख लेंगे, जिसकी हेडिंग क्या थी कि बांग्लादेश हिंसा का राज क्या है, क्या सेंट मार्टिन जो आइलैंड है यही उसकी वजह है। ऐसा एक हेडिंग आपकी पड़ी हुई है वीडियो में, उस वीडियो को आप लोग जाइएगा, देखिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी जो मेरी क्लासेस हैं वो भी लगातार, एक 15 अगस्त को रिलीज हुई है और एक 13 अगस्त को रिलीज हुई है, आप लोग क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।